हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द लीडर्स में। मेरा नाम है आशीष सिंह। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पॉलिटी सीरीज़ शुरू की है आपके एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम पिछले लेक्चर में संवैधानिक विकास देख चुके हैं। अब उसके आगे संवैधानिक विशेषता का टॉपिक आता है, जिसको अब हम शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने है। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। भारतीय संविधान कठोर एवं लचीले दोनों तत्वों का समन्वय करता है। भारतीय संविधान पूर्णतः संघात्मक है। तो भारतीय संविधान के बारे में हम पहले तो कुछ चीज़ें समझ लें कि भारतीय संविधान जो है वो 395 अनुच्छेद, जो टोटल मिला के 448 प्लस हो जाते हैं, 12 अनुसूची और 22 भागों से मिलकर बना है। इसके निर्माण हेतु 166 बैठकें हुई थी। इसके अलावा ये एक हस्तलिखित संविधान है। इसका प्रिंट नहीं हुआ था, याद रखें, इसे लिखा गया था। और हस्तलिखित का जो काम है हस्तलेखन का, वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा किया गया था। तो अब इस सवाल पे वापस आते हैं कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान कठोर एवं लचीले दोनों तत्वों का समन्वय है। कठोर एवं लचीले से आशय होता है कि भारतीय संविधान में समय के हिसाब से जो संशोधन करने हैं उसकी प्रक्रिया जो है वो कठोर भी है और उसकी प्रक्रिया लचीली भी है। तो इसे ऐसे देख सकते हैं। तीसरा कहता है कि भारतीय संविधान पूर्णतः संघात्मक है। ये एक गलत बात है। भारतीय संविधान जो है वो अर्ध संघात्मक प्रकृति का है, इसलिए इसका आंसर होगा केवल 1 और 2। अगले की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया गया है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है उसे उधार का थैला कहा जाता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने बहुत सारे संविधानों को पढ़ा था और उन संविधानों को पढ़ के उनको भारत की स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से जो भी अच्छे अनुच्छेद थे उन्हें ढाला गया था भारत के परिस्थिति में। और इस हिसाब से हम देखें तो ब्रिटिश संविधान से भी हमने बहुत कुछ लिया है। तो ब्रिटिश संविधान से हमारे संविधान में संसदीय शासन प्रणाली, इसके अलावा द्विसदनीय व्यवस्था द्विसदनीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, लोकसभा अध्यक्ष का पद, लोकसभा अध्यक्ष पद, कानून का शासन, कानून का शासन, और सामूहिक उत्तरदायित्व। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने ब्रिटेन के संविधान से ली थी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में अभी हमने देखा कि एकल नागरिकता जो है वो एकल नागरिकता की व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था में एकात्मक झुकाव का प्रमुख कारण क्या है? भारतीय संविधान की जो व्यवस्था है उसमें एकात्मक झुकाव का प्रमुख कारण जो है वो एकल नागरिकता है। ठीक है, तो एकात्मक झुकाव का प्रमुख कारण क्या हो गया हमारे सामने? एकल नागरिकता की वजह से हम भारतीय संविधान को एकात्मक झुकाव में मानते हैं। अगला सवाल हम पढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान संसदीय शासन रखता है। जानते हैं हम सभी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संसद का शासन होता है यहाँ पर। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष राज्य, भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तीसरा है राष्ट्रपति शासन प्रणाली, ये गलत है। तो जो भी शासन प्रणालियाँ होती हैं ना वो दो प्रकार की हैं, एक राष्ट्रपति और दूसरी जो है वो संसदीय। तो संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का जो है वो वास्तविक प्रमुख माना जाता है और यहाँ राष्ट्रपति, ये व्यवस्था जो है
वो आपकी यूएसए में चलती है और ये व्यवस्था जो है वो इंडिया में चलती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की सर्वोच्चता भारतीय शासन व्यवस्था का आधार है। दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। तीसरा है संसद संविधान से ऊपर है। तो यहाँ पे क्या है ना, ये वाला जो ऑप्शन है इसको हम देखें तो संसद संविधान से ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर जो है वो संविधान ही है। हालांकि संसद जो है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु उसको मौलिक ढांचा जो है, संविधान का जो मूल ढांचा है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा, यानी ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रेरणा है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। ये नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में दिए गए हैं भारतीय संविधान में, भाग 4 में, और इनकी जो विस्तार है वो 36 से लेकर 51 तक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? आपके ऑप्शंस हैं 24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन। तो भारतीय प्रस्तावना में एक ही बार कुछ जोड़ा गया है किसी संशोधन से, और वो है 42वां संशोधन। 42वां संशोधन ना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसे लघु संविधान भी कहा गया है। लघु संविधान ये 1976 में आया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी, उस सिफारिश के अनुसार आया था। प्रस्तावना में इसने 3 शब्द जोड़े थे। प्रस्तावना में एक समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े थे। इसके अलावा इस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया था, और ये जोड़े गए हैं अनुच्छेद 51A में। इसके अलावा इसी संविधान संशोधन के द्वारा डीपीएसपी भी जोड़े गए थे, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो जोड़े गए थे 4, जिनकी संख्या जो है 39, 39A, 43A और 48A। इसके अलावा इस संशोधन के जरिए जो समवर्ती सूची है उसमें भी कुछ विषयों को बढ़ाया गया था। राज्य सूची से 5 विषयों को, कितने, 5 विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले गए। और वो 5 विषय कौन कौन से थे? उन 5 विषयों को आप देखिए, वो थे शिक्षा, वन, वन्य जीव, नापतौल और न्याय प्रशासन। ये 5 विषय थे जिन्हें राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रस्तावना के अनुसार भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। तो प्रस्तावना के अनुसार भारत, प्रस्तावना की पहली लाइन है, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो क्या हो गई इसके प्रस्तावना के अनुसार भारत कैसा है? एक संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका सीक्वेंस जो है, क्रम, वो आप याद रखें क्योंकि ये लगातार पूछा जाता है। इसको इंग्लिश में याद करना थोड़ा आसान है, SSDR, ठीक है, SSDR। तो SSS में S जो है वो है आपका सॉवरिन, दूसरा S है सोशलिस्ट, तीसरा S है आपका पंथ निरपेक्ष, और D से है डेमोक्रेटिक, और R से है रिपब्लिक। तो SSDR। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तावना में न्याय के कितने स्वरूपों का उल्लेख किया गया है? तो जो प्रस्तावना है उसके लिए पहले तो आप ये याद रखें कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया। 22 जनवरी 1947 में इसे संविधान सभा द्वारा इसे संविधान सभा ने स्वीकारा।
उसके अलावा ये जो विचार है प्रस्तावना का, ये हमने यूएसए से लिया है। जो भाषा और भावना है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं न्याय की। तो न्याय के प्रस्तावना में 3 स्वरूप दिए गए हैं, मतलब आंसर हो गया आपका 3। ये 3 स्वरूप कौन कौन से हैं? वो हैं सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक। तो हम कितने प्रकार के न्याय की बात करते हैं? हमारी प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय की बात करती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये जो न्याय का विचार है, ये रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना संविधान का भाग है। दूसरा है प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय है। तीसरा है प्रस्तावना संविधान की मूल भावना को व्यक्त करता है। तो इसको हम देखें तो प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये बिल्कुल सही है। प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय है, ये सही नहीं है। प्रस्तावना संविधान की मूल भावना को व्यक्त करती है, ये भी सही है, क्योंकि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो पहला और तीसरा यानी ऑप्शन सी सही होगा। प्रस्तावना से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट वाद हैं, वो आपको याद रखने चाहिए। जैसे पहला है बेरोजगारी, ये आया 1960 में। दूसरा है केशवानंद भारती, ये आया 1973 में। तीसरा है एसआर बोम्मई, ये आया आपका 1994 में। उसके बाद आता है LIC ऑफ इंडिया और ये आता है 1995 में। तो प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, ये केशवानंद भारती 1973 से स्थापित हो चुका था। तो इसलिए इसका आंसर होगा केवल 1 और 3। अगला सवाल है हम भारत के लोग। जो हमारी प्रस्तावना की पहली लाइन है, हम भारत के लोग, भारत को, इस शब्दावली क्या दर्शाती है? ये शब्दावली कि संविधान संसद द्वारा निर्मित है, संविधान का स्रोत ब्रिटिश संसद है, संविधान की शक्ति जनता से प्राप्त होती है। तो संविधान की शक्ति जो है, इसका आंसर होगा संविधान की शक्ति जनता से प्राप्त होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तावना में वर्णित बंधुता का उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना में वर्णित बंधुता, तो बंधुता का मतलब होता है भाईचारे की भावना। भाईचारे की भावना भारत की साझी संस्कृति की जो विकास है, जो साझी राष्ट्रीयता की भावना का विकास है, उस भावना के विकास के लिए इस शब्द को जोड़ा गया बंधुता। और बंधुता जो है वो 2 पहलू रखती है। पहला क्या रखती है? व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, और दूसरा पहलू उद्देश्य है इसका राष्ट्र की एकता व अखंडता। तो हम देख सकते हैं इसका आंसर क्या हुआ कि बंधुता का उद्देश्य क्या है? तो बंधुता का उद्देश्य होगा बी, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका से प्रभावित है? तो भारतीय संविधान का संसदीय शासन, ये ब्रिटेन से प्रभावित है। मौलिक अधिकार, ये यूएसए से प्रभावित है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था? हमने देखा कि 42वां संविधान संशोधन ही है जिसके जरिए इस प्रस्तावना में कुछ भी जोड़ा गया है। तो वो शब्द जो है वो 3 शब्द हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो कौन सा शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था? तो मूल प्रस्तावना में समाजवादी शब्द नहीं था। इसे 1976 में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। इसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। इसमें नागरिकों के अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है।
अब इस सवाल को हम देखें तो संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करती है, ये बिल्कुल सही है। संविधान के जितने भी उद्देश्य हैं वो प्रस्तावना में दिए गए हैं। इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। ये नागरिक अधिकारों के विस्तृत वर्णन करती है, ये गलत बात है। प्रस्तावना में नागरिक अधिकारों का संक्षिप्त वर्णन है। कौन सा है? संक्षिप्त वर्णन है। जो विस्तृत वर्णन है वो आपको मौलिक अधिकारों में मिलेगा। मौलिक अधिकार ये आपके भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में ये आपको मिलता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? इसका आंसर पहला सही है, दूसरा सही है, यानी इसका कूट केवल 1 और 2 सही निकला। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। संप्रभु शब्द का तात्पर्य क्या है? अगला सवाल कहता है कि जो प्रस्तावना में संप्रभु शब्द है उसका तात्पर्य क्या है? संप्रभु का मतलब होता है भारत किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने, भारतीय संविधान में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो गणराज्य शब्द का जो अर्थ है वो कहता है कि राज्य का जो प्रमुख होगा, राज्य का प्रमुख एक निर्वाचित व्यक्ति होगा। प्रमुख कौन होगा? निर्वाचित व्यक्ति होगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में सम्मिलित है? तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में सम्मिलित कौन कौन से हैं? न्यायिक पुनरावलोकन ये भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी है, मौलिक अधिकार ये भी है। तो इस हिसाब से हम देखें तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में ये तीनों ही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन दे रहा है? कह रहा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया में कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण है। कुछ संशोधन जो संसद है उसके साधारण बहुमत से भी किए जा सकते हैं और सभी संशोधनों के लिए राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। इस सवाल पर विचार करने से पहले हमें ये देखना होगा जो संशोधन की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में दी गई है। अनुच्छेद 368 भाग 20 का है। ये दोनों चीज़ें अपने आप में भी सवाल के तौर पर पूछी जाती हैं। अनुच्छेद 368 और कौन से भाग में दिया गया है? तो भाग 20 में दिया गया है। ये जो प्रक्रिया है हमारे यहाँ संविधान संशोधन की वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संशोधन के हमारे यहाँ पे 3 तरीके हैं। कौन कौन से 3 तरीके हैं? पहला है साधारण बहुमत, दूसरा तरीका है विशेष बहुमत, तीसरा तरीका है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। तो जब हमने यहाँ देख लिया कि आधे राज्यों का समर्थन है तो ये वाला जो है जो कह रहा है कि सभी राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता है तो ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा। साधारण बहुमत में क्या होता है? साधारण बहुमत में जैसे किसी राज्य की सीमा का विस्तार करना हो, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, राज्य की सीमा परिवर्तन करना हो, तो ये सारे साधारण बहुमत में आते हैं। विशेष बहुमत में आता है कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित एवं मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3। मतलब एक तो 1/2 प्लस होना 1 चाहिए, आधे का कुल का एक एक्स्ट्रा। दूसरा इसमें और भी जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा 2/3। 2/3 कौन? उपस्थित और मतदान करने वालों का। अब यही प्रक्रिया जब जुड़ जाती है आधे राज्यों के समर्थन के साथ में तो वो तीसरी श्रेणी का आता है। तो पहले में हम देखते हैं राज्य क्या होते हैं। राज्य की सीमा परिवर्तन का जो है राज्य की सीमा परिवर्तन, ठीक है, नाम परिवर्तन, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं विशेष बहुमत में क्या आता है। जैसे आपका मौलिक अधिकार, ये इसके अंदर आते हैं। मौलिक अधिकार हो गया या डीपीएसपी हो गया। और जो ये आधे राज्यों का अनुसमर्थन है उसमें आता है मेनली राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति निर्वाचन, 7वीं अनुसूची से जुड़ी कोई बात हो
ठीक है, तो वो इसमें आते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है कि पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, राज्य किसी धर्म को मान्यता नहीं देता। राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है। ऑप्शन सी, केवल अल्पसंख्यकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। ऑप्शन डी, धर्म और राजनीति पूर्णता पृथक है। तो भारत में जो पंथ निरपेक्ष शब्द है भारतीय संविधान में, इसे 42वें जो संविधान संशोधन था उससे जोड़ा गया था। ये कब आया था? 1976 में आया था। किसकी सिफारिश पे आया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे आया था। जो हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता है वो सकारात्मक पंथ निरपेक्षता है। सकारात्मक पंथ निरपेक्षता मतलब सर्वधर्म समभाव। और सर्वधर्म समभाव का मतलब क्या होता है? सभी धर्मों के साथ समान आदर और समान सम्मान, समान व्यवहार करना। ठीक है, अब समान आदर, समान व्यवहार, समान सम्मान जो हम दे रहे हैं सभी धर्मों का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य जो है वो इन धर्मों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राज्य जब भी सामाजिक सुधारों की बात आएगी उसके लिए इन धर्मों की जो नीतियां हैं उनमें हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रस्तावना में समानता से क्या मतलब है? प्रस्तावना में समानता का मतलब होगा, हमने अभी देखा था, अवसर एवं प्रतिष्ठा की समानता। क्या मतलब होगा? अवसर एवं प्रतिष्ठा की समानता। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था? इसका आंसर मैं पहले भी दे चुका हूं आपको कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग जो था वो केशवानंद भारती मामला 1973 में माना था। किस बाद में माना गया? केशवानंद भारती मामला, इसके तहत माना गया। मूल ढांचे का सिद्धांत, मूल ढांचे का सिद्धांत इसी वाद के थ्रू, इसी वाद में आया था। और ये क्या कहता है मूल ढांचे का सिद्धांत? कि संसद चाहे तो संविधान के सारे स्वरूप में परिवर्तन कर सकती है, सिवाय वो संविधान के मूल ढांचे को नहीं छू सकती। तो मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती मामला 1973 में आया था और इसी वाद के तहत प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता कनाडा से प्रेरित मानी जाती है? हमने देखा भारत ने बहुत सारे संविधानों से कुछ ना कुछ लिया है और उसी के हिसाब से हम देखें तो कनाडा से जो है भारत के संविधान ने संघीय व्यवस्था के साथ शक्तिशाली केंद्र की संकल्पना ली है। इसके अलावा कनाडा से हमने राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया, उसके अलावा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी क्षेत्राधिकार, और परामर्शी क्षेत्राधिकार जो है वो किसमें है? अनुच्छेद 143 में। राष्ट्रपति संविधान से जुड़े किसी मुद्दे पर या किसी अन्य मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के तहत सलाह मांग सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रतिनिधिक लोकतंत्र या राजतंत्र? तो प्रस्तावना के अनुसार भारतीय लोकतंत्र जो है वो एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। प्रतिनिधिक लोकतंत्र का मतलब है कि जनता अपना कोई प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि जो है वो संसद में जनता की मांगों को सामने लाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण भी एक कई बार पूछा गया है, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है उसका उदाहरण है स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।